नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म, एकाधिकार फर्म में कीमत के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज हम एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे। एकाधिकार में संतुलन अथवा एकाधिकार में कीमत व उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत दो मेथड्स आती हैं। एक आती है कुल आय तथा कुल लागत वक्र दृष्टिकोण, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच। दूसरा आता है सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल फर्म किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है और वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। ये हमने इसकी परिभाषाओं और विशेषताओं का अध्ययन पिछले व्याख्यान में किया। आप उस व्याख्यान को देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एकाधिकार की स्थिति क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और एकाधिकारी बाजार में किस प्रकार का MR और AR वक्र होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आय तथा कुल लागत वक्र दृष्टिकोण, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच। इसके अंतर्गत एकाधिकारी वस्तु की उस मात्रा को बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है जिस पर कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। एकाधिकारी वस्तु की विभिन्न कीमतें निर्धारित करके तथा वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके यह मालूम करने की चेष्टा करता है कि उत्पादन को किस स्तर पर कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम है, अर्थात कुल लाभ अधिकतम उत्पादन की उस मात्रा पर जिसके उत्पादन से एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे, एकाधिकारी की संतुलन की स्थिति में होगा। मतलब वो ये देखता है कि कुल आय और कुल लागत का अंतर जहां अधिकतम होगा वहां उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। इस स्थिति को देखते हुए वो अपना उत्पादन का निर्धारण करता है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि दिख रहा है कि OY अक्ष पर हमने कॉस्ट और रेवेन्यू को लिया है और OX अक्ष पर हमने आउटपुट को लिया है। TP ये जो है टोटल प्रॉफिट का कर्व बताया है, कुल लाभ का, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो कर्व O से स्टार्ट हो रहा है, TR टोटल रेवेन्यू, कुल आगम जो कर्व होता है, इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा। और टोटल कॉस्ट जो है OY अक्ष पर P से स्टार्ट हो रहा है और P से स्टार्ट होकर ये इस प्रकार से पहले थोड़ा सा बढ़ता है और फिर ये नीचे से होता है TR से फिर ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो इस OY अक्ष से स्टार्ट होकर ना मूल बिंदु से ना होकर OP से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है और इसे हम अल्पकालीन लागत वक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में तो ये 0 से स्टार्ट होता है, परंतु अल्पकालीन लागत वक्र में ये OY अक्ष से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है। R पॉइंट से हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व है जो कि ये नेगेटिव बता रहा है शुरू में। तो नेगेटिव इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। रेवेन्यू ये है और टोटल कॉस्ट ज़्यादा है। तो जैसा कि इसका नाम है कुल आगम और कुल लागत रीति, तो उत्पादक का ये उद्देश्य होता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करे। तो इस प्रकार से वो जब नीचे ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है टोटल कॉस्ट और ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, तो इसमें ये नेगेटिव होने का कारण ये RC जो एरिया है वो ये बताता है कि हमारे को लाभ नहीं हो रहा है, हमें हानि हो रही है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे कि ये बढ़ता चला जाता है टोटल रेवेन्यू, उत्पादन बढ़ता चला जाता है, तो रेवेन्यू भी आगे बढ़ते चल जाते हैं और हमारे को पैमाने की बचतें प्राप्त होती रहती है। और शुरुआत में हमें जैसे कि बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, तो इस बढ़ते प्रतिफल के कारण हमारी जो लागत है वो कम होती चली जाती है। यानी बढ़ते प्रतिफल में ये हो गया जिस अनुपात में हम साधन लगाते हैं उससे अधिक अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो उत्पादन ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो हमें प्रॉफिट अधिक आ रहा है और हमारी कॉस्ट कम होती चली जा रही है। तो AB भाग जो है वो सर्वाधिक हमें बताता है कि इस OQ स्तर के उत्पादन पर हमें सर्वाधिक लाभ हो रहा है। और इस E पॉइंट से भी आपको पता लगा है टोटल प्रॉफिट कर्व से CE। अब इसके बाद में हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं और रेवेन्यू नीचे की ओर होने लग जाता है। तो इस प्रकार से नीचे की तरफ चला जाता है तो टोटल प्रॉफिट हमारा नीचे की ओर जा रहा है और हमारा कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें हानि होने लगती है।
तो इस M और N बिंदु जो हमारा वो है वो समविच्छेद बिंदु है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर है। अब इसकी आलोचना इस बात पर होने लगी कि हम किस बिंदु को ये तो हो गया सर्वाधिक, पर हम उत्पादन यहाँ तक लाएं कि हम यहाँ तक ही उत्पादन करें। तो इसका कुछ विचार विमर्श हुआ और इसलिए हमें सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार से कुल आगम और कुल लागत रीति को इस माध्यम से समझाया जा सकता है। आप चाहें तो टोटल प्रॉफिट का कर्व ना बनाकर केवल ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का कर्व बनाया जा सकता है, और इसमें आप सर्वाधिक ए बी पॉइंट को बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस ए बी पॉइंट के आधार पर हम ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेंगे। ये जो रेखा है वो समानांतर है ए और बी पे, बाकी बिंदुओं पे समानांतर रेखा नहीं बनेगी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। जैसा कि टीपी बिंदु के डी से ज्ञात होता है, यदि फर्म इससे अधिक उत्पादन करेगी तो टीआर और टीसी से कम हो जाएगी, नहीं टोटल रेवेन्यू लेस देन से कम हो जाए, टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा, होने के फलस्वरूप हानि लगेगी, जैसा कि हमने ई बिंदु पे देखा जो कि समविच्छेद बिंदु था। अधिकतम लाभ प्राप्त, फर्म के अधिकतम लाभ को ज्ञात करने के लिए टीआर तथा टीसी रेखा स्पर्शी रेखा खींची जाती है। जो ए और बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई, जिन बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा समानांतर हो उनका फासला अधिकतम होगा। इस चित्र से ज्ञात होता है कि ए बी बिंदु पर स्पर्शी रेखा समानांतर है, अतः टीआर तथा टीसी वक्र का अधिकतम अंतर ए बी प्रकट होगा। इस अवस्था में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे, मतलब जो हमने स्पर्श रेखा खींची और जहां समानांतर रेखा आई है वहां ए और बी बिंदु पर समानांतर लाभ होंगे। और टीपी वक्र के बिंदु ई से ज्ञात हो रहा है कि एकाधिकारी द्वारा कीमत तथा संतुलन प्राप्त करने की इस विधि को ट्रायल एंड एरर मेथड, यदि पूछा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ठीक है, एकाधिकार में संतुलन के लिए, तो आपको इसका बताना है, क्योंकि इस विधि द्वारा एकाधिकार की विभिन्न कीमतें निर्धारित करके यह अनुमान लगाना पड़ता है कीमतें के कौन से स्तर पर संतुलन की स्थिति में होगा, कीमत के कौन से स्तर पर संतुलन की स्थिति में अर्थात अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। अब इसके कुछ स्व मूल्यांकन प्रश्न हैं जिन्हें आप करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उनका आंसर, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही होती है, क्या होती है एकाधिकार की स्थिति में? केवल फर्म, मुद्रा, लागत, वस्तु, जो भी आपको उत्तर लगे वो आप मुझे लिखें। एकाधिकारी क्षेत्रों में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर होता है, क्या होता है? प्रतिबंध होता है, कर होता है, निषेध होता है, अनुमति होती है। एकाधिकार की स्थिति में कोई वक्र नहीं होता, यानी क्या होता है? पूर्ति वक्र, लागत वक्र, वक्र पूर्ति वक्र। एकाधिकार के उत्पादन का कोई नहीं होता, निकटतम स्थानापन्न, लागत लॉग, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।